हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करें। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश से नूपुर के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर को दिल्ली पुलिस को सौंप दिया। दिल्ली पुलिस अब मामले की जांच करेगी। कोर्ट ने अपने आदेश में इस बात को स्वीकार किया कि नूपुर शर्मा की जान को खतरा है। ऐसे मामले सामने आए हैं जिन्हें देखकर इस बात की पुष्टि होती है। इसी वजह से सभी एफआईआर दिल्ली ट्रांसफर की जा रही है। इस बात पर भी जोर दिया गया कि दिल्ली पुलिस काफी प्रशिक्षित है और वो सभी एफआईआर की जांच एक साथ कर सकते हैं। पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर भाजपा से निष्कासित हुई नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा के ऊपर दर्ज हुई सभी एफआईआर को दिल्ली ट्रांसफर करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर किसी दूसरे राज्य की पुलिस जहां एफआईआर दर्ज हुई है वो जांच के दौरान अपना सुझाव देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। नूपुर के वकील ने याचिका दायर कर सभी मामलों को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की थी। नूपुर की तरफ से वकील मनिंदर सिंह ने को बताया कि अभी किसी भी पक्ष ने अपना जवाब दाखिल नहीं किया है। जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा, राज्यों की तरफ से कौन पेश हुए हैं? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, हमारे आदेश के बाद भी एफआईआर दर्ज हुई। सिंह ने कहा कि इसके बाद 2 एफआईआर दर्ज हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम मामलों को क्लब कर एक जगह एफआईआर में जांच के जारी रखने के लिए कहेंगे। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम सभी एफआईआर को दिल्ली ट्रांसफर कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस मामले की जांच करेगी और अगर राज्य की पुलिस जहां एफआईआर दर्ज हुई है तो वो जांच के दौरान अपना सुझाव दे सकते हैं। पश्चिम बंगाल की तरफ से मेनका गुरुस्वामी ने विरोध जताते हुए कहा है कि आरोपी को अधिकार क्षेत्र चुनने की अनुमति कैसे दी जा सकती है। मनिंदर सिंह ने जवाब में कहा है कि पहली एफआईआर दिल्ली में दर्ज हुई। मेनका ने दखल देते हुए कहा कि पहले सभी एफआईआर दिल्ली ट्रांसफर की मांग एक बार खारिज हो चुकी है। बेहतर हो कि एक संयुक्त एसआईटी गठित की जाए। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हमने बाद में ये पाया कि सुरक्षा कारणों से याचिकाकर्ता का देश भर में कोर्ट में जाना संभव नहीं। 19 जुलाई को हुई पिछली सुनवाई में अदालत ने नूपुर की गिरफ्तारी पर 10 अगस्त तक के लिए रोक लगा दी थी। नूपुर ने अपने खिलाफ देश भर में दर्ज सभी एफआईआर को दिल्ली शिफ्ट करने की गुहार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर केंद्र और राज्य नूपुर शर्मा से एफिडेविट मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर केंद्र, राज्य और नूपुर शर्मा से एफिडेविट मांगा था। कोर्ट ने निर्देश दिया था कि नूपुर शर्मा के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। सुनवाई के दौरान नूपुर शर्मा की ओर से पेश वकील मनिंदर सिंह ने उनकी जान को खतरा भी बताया था। ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब आपको नूपुर शर्मा के वकील मनिंदर सिंह की केस के बारे में दी गई जानकारी सुनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से बाकी इसी तरह के केसेस में ऑर्डर्स पास किए हैं जहां इंसिडेंट एलिगेशन एक है, एफआईआर एक से ज़्यादा है, अलग अलग जगहों पे दर्ज हैं, उन सबको दिल्ली में ट्रांसफ़र कर दिया है। इन्वेस्टिगेशन जो है वो आईएफएसओ जो यूनिट है दिल्ली पुलिस का, जो एक स्पेशलाइज्ड यूनिट है, वो उसकी इन्वेस्टिगेशन तहकीकात करेगा। और जो सिमिलर इंटरिम ऑर्डर बाकी पिटिशनर्स को मिले हैं अलग अलग तरह के केसों में, और जो यहाँ भी 19 जुलाई के ऑर्डर में पास किए गए थे, उन सब ऑर्डर्स को इस पिटिशन के लिए भी एक्सटेंड कर दिया गया है। बस काफी है। साल 2018 में हुए भीमा कोरेगांव हिंसा के मामले में आरोपी कार्यकर्ता और कवि डॉक्टर पी वरवरा राव को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। ये जमानत मेडिकल के आधार पर दी गई है। पीठ ने राव की उम्र, उनकी चिकित्सा स्थितियों और उनकी हिरासत की 2.5 साल की अवधि को भी ध्यान में रखा है। पीठ ने यह भी कहा कि मामले में मुकदमा अभी शुरू नहीं हुआ है और चार्जशीट दायर होने के बावजूद आरोप भी तय नहीं किए गए। पहले से मिली अंतरिम जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने नियमित किया है। इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने 83 साल के राव की याचिका ठुकरा दी थी।
भीमा कोरेगांव मामले के आरोपी वरवरा राव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने नियमित जमानत दे दी है। एनआईए के कड़े विरोध के बावजूद कोर्ट ने जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो 82 साल के हैं और 2.5 साल तक हिरासत में रहे हैं। वरवरा को बीमारियां भी हैं जो काफी वक्त से ठीक नहीं हैं। ऐसे में वो मेडिकल जमानत के हकदार हैं। इस मामले में चार्जशीट दाखिल हुई है, लेकिन कई आरोपी पकड़े नहीं गए हैं। कई आरोपियों की आरोप मुक्त करने की अर्जियां लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए शर्त लगाई है कि वो ग्रेटर मुंबई के इलाके को नहीं छोड़ेंगे, वो अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे और किसी भी आरोपी के संपर्क में नहीं रहेंगे, जांच या गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे। वो अपनी पसंद की चिकित्सा कराने के भी हकदार होंगे। सुप्रीम कोर्ट तेलुगु कवि और भीमा कोरेगांव एल्गार परिषद के आरोपी पी वरवरा राव द्वारा दायर नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। इसमें बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें कोर्ट ने स्थायी मेडिकल जमानत देने से इनकार कर दिया था। 13 अप्रैल को बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें तेलंगाना में अपने घर पर रहने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था, लेकिन मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए अस्थायी जमानत की अवधि 3 महीने बढ़ा दी गई थी और ट्रायल में तेजी लाने के निर्देश जारी किए थे। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अपराध की गंभीरता तब तक बनी रहेगी जब तक कि आरोपी को उसके द्वारा किए गए कथित अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाता। वरवरा राव वर्तमान में मेडिकल आधार पर जमानत पर हैं। उन्होंने वर्तमान विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि अब आगे की कैद उनके लिए मृत्यु की घंटी बजाएगी, क्योंकि बढ़ती उम्र और बिगड़ता स्वास्थ्य घातक है। याचिका में उल्लेख किया गया है कि एक अन्य आरोपी 83 वर्षीय आदिवासी अधिकार एक्टिविस्ट फादर स्टेन स्वामी का जुलाई 2021 में मामले में हिरासत में रहते हुए निधन हो गया था। याचिकाकर्ता ने कहा कि फरवरी 2021 में जमानत मिलने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और उसे गर्भनाल हर्निया हो गया, जिसके लिए उसे सर्जरी करानी पड़ी। इसके अलावा उन्हें अपनी दोनों आंखों में मोतियाबिंद के लिए भी ऑपरेशन करने की आवश्यकता है, जो उन्होंने नहीं किया। याचिका में तर्क दिया गया है कि ये एक स्थापित कानून है और सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर जमानत पर वैधानिक रोक के बावजूद यूएपीए मामलों में जमानत दी जा सकती है। 1 फरवरी 2021 को हाईकोर्ट ने 82 वर्षीय को 6 महीने के लिए जमानत दे दी थी और कड़ी शर्तें लगाई थी। उनमें से एक ये थी कि राव को मुंबई में विशेष एनआईए कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को नहीं छोड़ना चाहिए। पीठ ने पाया था कि वृद्ध का निरंतर कारावास में रखना और उनके स्वास्थ्य के प्रति असंगत है। सुनवाई के दौरान जस्टिस यू ललित ने कहा कि ये साबित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि उन्होंने 6 महीने की चिकित्सा जमानत के दौरान स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया। ब्यूरो रिपोर्ट। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की विधानसभा सदस्यता खत्म करने की मांग के साथ हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। आम आदमी पार्टी के नेता को अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली सरकार के मंत्री और शकूर बस्ती से विधायक ने प्रवर्तन निदेशालय के सामने खुद कहा कि वो अपनी याददाश्त खो चुके हैं और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के जरिए ट्रायल कोर्ट से भी यही कहा है। जनहित याचिका में कहा गया है कि दिल्ली सरकार साफ तौर पर संविधान में अनुच्छेद 191(1)(b) के प्रावधानों का उल्लंघन कर रही है, जो साफ तौर पर कहता है कि ऐसे किसी व्यक्ति को निर्वाचन और विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित किया जाए जो विकृत दिमाग का है और सक्षम न्यायालय की ओर से ऐसा घोषित हो गया हो। याचिकाकर्ता आशीष कुमार श्रीवास्तव ने वकील रुद्र विक्रम सिंह के जरिए दिल्ली सरकार को यह निर्देश देने की मांग की कि जैन के उन सभी फैसलों को अमान्य घोषित किया जाए जो उन्होंने कोरोना संक्रमित होने और फिर याददाश्त गंवाने के बाद लिया। याचिकाकर्ता ने यह भी मांग की कि केंद्र सरकार को एक मेडिकल बोर्ड का गठन करने का निर्देश दिया जाए जो सत्येंद्र जैन की मानसिक स्थिति का विश्लेषण करे। याचिका में कहा गया है कि सत्येंद्र जैन दिल्ली सरकार में कई महत्वपूर्ण विभाग संभाल रहे हैं और उन्हें हर दिन कई फैसले लेने हैं। दस्तावेजों आदेशों पर मोहर लगाना है, लेकिन चूंकि उन्होंने खुद कहा है कि याददाश्त वो खो चुके हैं, इसलिए कोई दूसरा उनकी बीमारी का फायदा उठा सकता है और अंततः दिल्ली के मतदाताओं को इसका नुकसान होगा। दिल्ली हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली डिवीजन बेंच 16 अगस्त को इस जनहित याचिका पर सुनवाई करेगी। दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन ने पिछले सप्ताह मेडिकल ग्राउंड्स पर दायर अंतरिम जमानत याचिका को वापस ले लिया। सत्येंद्र जैन को 30 मई को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि सत्येंद्र जैन को अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा रहा है और इसलिए
अंतरिम जमानत याचिका को वापस लेना चाहते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भाजपा नेता किरीट सोमैया और उनके बेटे को नील को युद्धपोत आईएनएस विक्रांत को बचाने के लिए जमा किए गए फंड की हेराफेरी के मामले में अग्रिम जमानत दी है। मुंबई पुलिस की ओर से सीनियर एडवोकेट शिरीष गुप्ते द्वारा प्रस्तुत किया गया कि लगभग 57 करोड़ रुपए की ठगी के आरोपों को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं मिला है। इसके बाद जस्टिस भारती डांगरे ने उन्हें राहत देते हुए एक पूर्व अंतरिम आदेश दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भाजपा नेता किरीट सोमैया और उनके बेटे नील को युद्धपोत आईएनएस विक्रांत को बचाने के लिए एकत्र किए गए फंड की हेराफेरी मामले में अग्रिम जमानत दी। मुंबई पुलिस की ओर से सीनियर एडवोकेट शिरीष गुप्ते द्वारा प्रस्तुत किया गया कि लगभग 57 करोड़ की ठगी के आरोपों को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं मिले हैं। इसके बाद जस्टिस भारती डांगरे ने उन्हें राहत देते हुए एक पूर्व अंतरिम आदेश दिया। कोर्ट ने कहा, जब सरकार ने आईएनएस को बंद करने का इरादा किया क्योंकि यह अपनी उपयोगिता से बाहर हो गया था, तब ये आरोप लगाया गया कि इसे पुनर्जीवित करने की आड़ में भारी मात्रा में फंड एकत्र किया गया था। सुनवाई की अंतिम तिथि पर अभियोजन पक्ष से लगभग कितनी राशि वसूल की गई थी, इसके बारे में पूछा गया। आज सीनियर वकील ने कहा कि कथित तौर पर 57 करोड़ रुपए वसूले गए, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला है। अदालत ने आगे कहा कि आरोपी को सीआरपीसी की धारा 41A के तहत नोटिस जारी किया गया है। उन्हें 17 और 18 अगस्त 2022 को पुलिस के सामने पेश होने का आदेश दिया गया था और 14 अप्रैल 2022 को उन्हें अंतरिम जमानत देने के पहले के आदेश को निरपेक्ष बना दिया गया था। वकील ने अदालत में कहा कि अगर वे आरोपी को गिरफ्तार करना चाहते हैं तो उन्हें 72 घंटे का नोटिस दिया जाएगा। सोमैया का प्रतिनिधित्व एडवोकेट ऋषिकेश मुंदर्गी ने किया। मुंबई के ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन में एक सेवानिवृत्त सैन्य कर्मी बब्बन भीमराव भोसले द्वारा आईपीसी की धारा 406, 420 और 34 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। सत्र अदालत द्वारा उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के बाद सोमैया ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ता को पता चला कि सोमैया ने आईएनएस विक्रांत को बचाने के लिए एक अभियान शुरू किया था। उसने खुद अभियान के लिए 2000 रुपए नगद दान किए थे। शिकायत में आगे आरोप लगाया गया कि सोमैया ने दिसंबर 2013 में ट्वीट किया था कि वो युद्धपोत को बचाने की मांग को लेकर महाराष्ट्र के राज्यपाल से मिल रहे हैं और मुंबई के नागरिक इसे बचाने के लिए 140 करोड़ रुपए दान करने को तैयार हैं। मीडिया रिपोर्टों के आधार पर शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सोमैया ने शहर के विभिन्न रेलवे स्टेशनों के बाहर से इस उद्देश्य के लिए लगभग 57 करोड़ रुपए एकत्र किए थे, लेकिन इसका इस्तेमाल कभी नहीं किया गया क्योंकि 2014 में जहाज को नष्ट कर दिया गया था और स्क्रैप में इसे बेचा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट। केंद्रीय सूचना आयोग की ओर से हाईकोर्ट के जजों के खिलाफ आई शिकायतों की जानकारी उपलब्ध करवाने के आदेश पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग और सूचना मांगने वाले को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। नारनौल निवासी एडवोकेट मनीष वशिष्ठ ने हाईकोर्ट के आरटीआई के तहत सूचना मांगी थी कि 2009 से अब तक जजों के खिलाफ कितनी शिकायतें आई हैं, इन पर क्या कार्रवाई हुई और कितनी शिकायतें लंबित हैं। हाईकोर्ट ने यह जानकारी उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया था। इसके खिलाफ वशिष्ठ ने केंद्रीय सूचना आयोग में अपील दाखिल की थी। केंद्रीय सूचना आयोग में हाईकोर्ट ने कहा था कि जिला अदालतों के जजों के खिलाफ शिकायतों का रिकॉर्ड लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता। हाईकोर्ट के जजों के बारे में सूचना के अधिकार के तहत जानकारी नहीं दी जा सकती है क्योंकि ये सूचना के अधिकार के दायरे में नहीं आती है। केंद्रीय सूचना आयोग ने हाईकोर्ट की दलील को अस्वीकार करते हुए हाईकोर्ट को शिकायतों के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाने का आदेश दिया था। इस आदेश को हाईकोर्ट के ज्वाइंट रजिस्ट्रार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए चुनौती दी है। याचिका में कहा गया कि केंद्रीय सूचना आयोग ने अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर इस प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। याचिका में केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है। साथ ही याचिका लंबित रहते हुए आदेश पर रोक लगाने की अपील की गई। हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश पर रोक लगाते हुए आयोग और सूचना मांगने वाले वशिष्ठ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने कहा कि बचाव पक्ष के माध्यम से रिकॉर्ड में लाए गए एक मृत्युकालीन बयान को स्वीकार करने से पहले अदालतों को इसकी बारीकी से जांच करनी चाहिए। जस्टिस भरत देशपांडे ने सत्र अदालत के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें मृतक के पति और उसके परिवार के सदस्यों को दहेज हत्या के मामले में मृतक पत्नी के मृत्यु पूर्व बयान के आधार पर बरी कर दिया गया था। अदालत ने देखा, विश्वसनीयता की परीक्षा पास करने के लिए मृत्यु से पहले की घोषणा को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए बहुत बारीकी से जांच की जानी चाहिए कि अभियुक्त की अनुपस्थिति में बयान दिया गया है। जिरह द्वारा इस तरह के बयान की सत्यता का परीक्षण करने का कोई अवसर नहीं था। वर्तमान मामले में 2001 में शादी के 3 साल के भीतर 97% जलने के कारण पत्नी सदमे से मर गई। उसके माता पिता ने दहेज की मांग के साथ साथ उसके ससुराल वालों पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। पति और उसके माता पिता के खिलाफ आईपीसी की धारा 498A, 304B, 306 के साथ धारा 34 के तहत मामला बनाया गया था। सत्र अदालत ने पत्नी के मृत्यु पूर्व बयान के आधार पर आरोपी को बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष ने मृत्युकालीन बयान पर भरोसा नहीं किया। इसे बचाव पक्ष के गवाह द्वारा रिकॉर्ड पर लाया गया था। मरने से पहले महिला ने अपने बयान में कहा था कि उसने आत्महत्या की है और क्योंकि वो अपने पेट में पुराने दर्द को सहन करने में असमर्थ थी। उसने आगे कहा कि उसकी मौत के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। अदालत ने पापराम्बका, रोसम्मा और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले पर भरोसा जताया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि वो व्यक्ति स्वस्थ दिमाग का है और अगर घोषणा करने वाले व्यक्तियों के दिमाग की स्थिति को प्रमाणित करने के लिए कोई चिकित्सा प्रमाण पत्र नहीं है, तो ऐसी मौत की घोषणा का कोई मतलब नहीं है। अदालत ने माना कि सत्र न्यायाधीश ने मृत्यु से पहले की घोषणा पर भरोसा करके पेटेंट अवैधता की, जब ये दिखाने के लिए कोई चिकित्सा प्रमाण पत्र नहीं है कि महिला इस तरह की घोषणा करने के लिए दिमाग की स्थिति में थी। कोर्ट्स राउंडअप में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। India Legal presents Courts Roundup,